इस वीडियो में हम पे ऑफ डायग्राम बनाएंगे मनी और सारे रिसोर्सेस का, और इससे समझने की कोशिश करेंगे कि हम हमारी स्ट्रेटजी जब बनाएंगे ये मनी गेम को जीतने के लिए या इसमें एटलीस्ट सर्वाइव करने के लिए, तो क्या क्या चीज़ें हमें पहले से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले हम मनी का ग्राफ बनाएंगे, राइट। अगर ये एक्स एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट करता है और ये वाई एक्सिस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, तो जब हम मनी का ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ हमेशा नीचे की तरफ जाएगा, ये धीरे धीरे नीचे की तरफ ग्राफ जाएगा। ठीक है, तो ये मनी का ग्राफ है। ये मनी का ग्राफ है, और हमने देखा था कि हम मनी को हमेशा एक तरफ रखते हैं और सारे रियल रिसोर्सेज को एक तरफ रखते हैं। तो जो भी सारे रियल रिसोर्सेज होंगे, राइट, जब मैं उसका ग्राफ बनाऊंगा तो आप बताओ उसका ग्राफ कैसा होगा, राइट। सारे रिसोर्सेज का ग्राफ हर एक का थोड़ा अलग होगा, बट एक्चुअल में ऐसा ही होगा ग्राफ, है ना। सारे रिसोर्सेज का ग्राफ लॉन्ग टर्म में ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें अभी मनी गेम में सबसे पहले तो मनी होना ज़रूरी है गेम खेलने के लिए। अगर एक बार वो मनी है आपके पास, तो आपको जैसे जैसे आप कमाओगे या नौकरी करके या बिज़नेस चला के, जैसे जैसे आप कमाओगे, राइट, एवरी मंथ आप जो भी कमाओगे उसका एक हिस्सा आपको रिसोर्स में कन्वर्ट करना है। कुछ हिस्सा, एक ज़रूरी नहीं है, कुछ हिस्सा 20%, 30%, 40%, जो भी आप सेव कर पाओ उसको आपको रिसोर्सेस में कन्वर्ट करेंगे। तो लॉन्ग टर्म में उसकी वैल्यू परचेजिंग पावर होगी, वो बरकरार रहेगी या फिर लॉन्ग टर्म में बढ़ेगी, राइट। अभी ये तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि मनी का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। तो जैसे जैसे मनी नीचे जाएगा, राइट, रिसोर्सेज की वैल्यू लॉन्ग टर्म में ऊपर जाएगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ साल आएंगे कि आपको लगेगा कि ऊपर नहीं जा रही है, बट अल्टीमेटली उसको जाना तो ऊपर ही पड़ेगा। ठीक है, अभी हम फिर से एक और डीप डाइव लेंगे और अभी हम एसेट्स की तरफ फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये टाइम है, ये वैल्यू है, और ये मनी का हल्का नीचे की तरफ मूव है। अगर मैं एफडी देख लूँ तो एफडी तो सबसे आसान तरीका है पैसा पार्क करने का। पैसे को मैं हर महीने जो कमाता हूँ उसमें से कुछ हिस्सा तो मैं एफडी तो कर ही सकता हूँ। अगर मैं फिक्स डिपॉजिट करूँ, एफडी करूँ, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो उसका ग्राफ, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट मिलता है, तो अगर मेरी पैसे की वैल्यू डीवैल्यू हो रही है इन्फ्लेशन की वजह से, बट मुझे इंटरेस्ट भी तो दे रही है बैंक, तो उस केस में मेरी वैल्यू होल्ड रहेगी। तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो कम से कम जो 30%, 40% जो आप सेव करोगे, पहला स्ट्रेटजी होगा कि मैं एफडी में डाल दूँ, कम से कम वैल्यू तो स्टोर हो जाए, वैल्यू तो सेव हो जाए। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा है मेरे पास सेफ ऑप्शन में गोल्ड एक ऑप्शन है। आजकल तो आप गोल्ड के ईटीएफ्स, सिल्वर के ईटीएफ्स, ये सब खरीद सकते हो, है ना। स्टॉक मार्केट में जो ब्रोकरेज ऐप्स हैं, जैसे ज़ीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, और भी जो भी आप यूज़ करते होगे, उसमें आपको ईटीएफ्स मिल जाएंगे, गोल्ड के ईटीएफ, सिल्वर के ईटीएफ। फिजिकल गोल्ड भी खरीद सकते हैं। तो अगर आप लड़की हैं और आपको शादी के लिए सोना बनाना है, तो एवरी मंथ आप जाके छोटा अमाउंट गोल्ड स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गोल्ड के केस में क्या होगा, अभी क्योंकि गोल्ड और सिल्वर सबकी नज़र उस पर ऑलरेडी होती है, तो गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि गोल्ड और सिल्वर ज़्यादा ऊपर जाए, तो उसके ग्रोथ को इतना थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जाता है शॉर्ट टर्म में, बट लॉन्ग टर्म में उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जैसे ही कुछ वॉर, कुछ टेंशन्स दुनिया में बढ़ती हैं, तो वो
उसका सप्लाई, उसका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसके कारण लॉन्ग टर्म में वो ऊपर ही जाएगा। तो आप एक छोटा सा अमाउंट, अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो थोड़ा एफडी में डाल दिया, थोड़ा गोल्ड में डाल दिया, गोल्ड में, सिल्वर में। तो ये दोनों सबसे कम रिस्की ऑप्शंस हैं। इसके बाद हम समझते हैं स्टॉक मार्केट। अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं तो वो भी एक तरीके का एसेट है। स्टॉक भी एक तरीके का एसेट है, बट इंडिविजुअल स्टॉक एक इंडिविजुअल कंपनी को रिप्रेजेंट करता होता है, राइट। और हमें नहीं पता कि वो एक कंपनी 10 साल बाद, 15 साल बाद रहेगी या नहीं रहेगी। तो इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की हो जाता है। और अगर हम शुरुआत कर रहे हैं, राइट, और हम इसको एज अ पैसिव सोर्स यूज़ करने वाले हैं हमारे स्ट्रैटेजी में, तो स्टॉक्स को हमें अवॉइड करना चाहिए जब हम शुरू करते हैं। तो इसलिए अगर मैं स्टॉक्स को अवॉइड करूं तो मेरे पास दूसरा क्या ऑप्शन बचता है? मेरे पास बचता है म्यूचुअल फंड। तो जब म्यूचुअल फंड्स की हम बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, उसका भी ग्राफ कुछ ऐसा ही होगा, राइट। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उसकी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक स्टॉक होल्ड नहीं कर रहा होता है, राइट। वो मल्टीपल स्टॉक्स होल्ड कर रहा होता है। उसमें रिलायंस भी होगा, टाटा भी होगा, बिरला भी होगा, जोमेटो होगा, राइट। जो भी अच्छे परफॉर्म कर रहे होंगे स्टॉक्स, वो सब उसमें होंगे। तो कंपैरेटिवली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से कम रिस्की है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आप लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दो तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपकी पैसे की जो परचेजिंग पावर है वो मेंटेन रहेगी और आगे भी बढ़ेगी। बट कैसा है, म्यूचुअल फंड में भी आप किसी थर्ड पार्टी कंपनी को ट्रस्ट कर रहे होते हैं, राइट। तो उसे अगर तुम्हें अवॉइड करना है तो एक और ऑप्शन है इंडेक्स फंड। तो इंडेक्स फंड और ETFs, तो इसमें कोई मतलब ये भी थर्ड पार्टी ही चलाती है वैसे तो, बट इसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता। इसमें सारे के सारे सेक्टर पे, ETF के केस में सारे सेक्टर पे या एक थीम होता है, उस थीम के रिलेटेड जो भी कंपनीज है उसमें सब में एक एलोकेशन के हिसाब से पैसा डाला जाता है। तो इसमें भी एक से ज़्यादा स्टॉक होते हैं, मल्टीपल स्टॉक्स होते हैं ETF के अंदर, और इंडेक्स फंड में भी मल्टीपल स्टॉक्स होते हैं। क्योंकि मल्टीपल स्टॉक्स होते हैं तो ये रिस्क को हमारे बहुत मिनिमाइज़ कर लेता है, ठीक है। तो इसका भी जब मैं ग्राफ निकालूंगा तो ऐसा होगा। तो मेरी को अगर एक स्ट्रैटेजी बनाना है जो मैं इम्प्लीमेंट कर पाऊँ, तो मेरे को पहले तो पैसे कमाने होंगे, क्योंकि मनी गेम खेलने के लिए मनी का होना बहुत ज़रूरी है। जो भी मैं पैसे कमाऊँगा, खर्चा करने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स करूँ। और सेविंग्स को मैं एक ही में नहीं डालूँगा, राइट। मैं थोड़े बहुत FD कर लूँगा। FD में क्या फ़ायदा मिलेगा कि मेरे को अगर इमरजेंसी में पैसे चाहिए तो ये मुझे मिल जाएगा जल्दी से। थोड़े गोल्ड में डालूँगा, गोल्ड के ETFs आते हैं, गोल्ड की ज्वेलरी आती है। मैं सिल्वर में डालूँगा, थोड़ा म्यूचुअल फंड में डाल सकता हूँ, या इंडेक्स फंड में डाल सकता हूँ। तो मैं जनरली एज ए पर्सनल स्ट्रेटजी में इन सब का यूज़ करता हूँ। मैं FD का यूज़ करता हूँ, गोल्ड ETF का यूज़ करता हूँ, ज्वेलरी का यूज़ करता हूँ, सिल्वर ETFs का यूज़ करता हूँ, इंडेक्स फंड का यूज़ करता हूँ। म्यूचुअल फंड का ज़्यादा यूज़ नहीं करता, क्योंकि म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड लगभग सेम होते हैं, राइट। म्यूचुअल फंड या ETF ये लगभग एक ही जैसे काम कर रहे होते हैं। और इसमें एक और एक चीज़ है जो हम ऐड कर सकते हैं,
वो है रियल एस्टेट। अगर मैं रियल एस्टेट का ग्राफ बनाऊं, टाइम इधर वैल्यू और ये रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में मैं खासकर घर की बात करूँगा। प्लॉट वगैरह में मुझे रिस्क बहुत ज़्यादा लगता है। तो कोई अच्छे सिटी में एक कोई फ्लैट अगर आपने लिया और हमें पता है कि सिटी की पॉपुलेशन तो बढ़ने ही वाली है, उसमें लोग आते ही रहेंगे, उसमें फैसिलिटी बढ़ती रहेगी, उसमें क्योंकि लोग ज़्यादा हैं तो वो प्रॉब्लम्स को ज़्यादा हाईलाइट करेंगे और गवर्नमेंट को वो फोर्स करेंगे कि उस प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की। और क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू इनकम सिटीज़ से आती है गवर्नमेंट्स को, तो गवर्नमेंट्स को उनके काम आज नहीं तो कल करने ही पड़ेंगे। करप्शन हो जाएगा बट एट द एंड ऑफ एवरीथिंग काम तो होना ही होना है, ठीक है। तो क्योंकि रियल एस्टेट भी एक तरीके का रिसोर्स है तो वो भी लॉन्ग टर्म में ऊपर जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा धीरे धीरे, मुझे नहीं पता कि कौन से पीरियड में वो बूम करेगा, है ना, बट अगर मैं 15 साल 20 साल का टाइम होराइजन पकड़ूं तो जब मैं पीछे मुड़ के देखूंगा 15 साल पीछे, तो जहाँ से था वहाँ से मैं काफ़ी आगे आ चुका हूँगा मेरे वैल्यू को लेकर, ठीक है। तो मनी गेम खेलने के पैसिव ऑप्शंस ये सारे हैं, ये सारे पैसिव ऑप्शंस हैं। इसमें अगर आप कोई गड़बड़ मतलब आप अगर टॉप प्लेयर्स से जुड़े रहें और उनसे ही ये सब चीज़ें खरीदें तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी कि तुम गलत जाओगे बहुत कम होगी, है ना। और आजकल तो बहुत सारे ऐप्स भी आते हैं जो आपको इन सब चीज़ों में मदद करने को रेडी हैं, राइट। इंडियन मार्केट की मैं बोलूँ तो हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं और इसका इस्तेमाल करके हम हमारी मनी गेम को शुरू कर सकते हैं। आपने बहुत सारे यूट्यूब वीडियो देखे होंगे, वो बोलेंगे एफडी ख़राब है, गोल्ड ख़राब है, सिल्वर ख़राब है, म्यूचुअल फंड सही नहीं है, इंडेक्स फंड बराबर नहीं है, रियल एस्टेट बराबर नहीं है। अब कोई भी अब अगर तो सब बोलेंगे कि कुछ ना कुछ देखो हर एक चीज़ अलग अलग है, ठीक है। एफडी का कुछ फ़ायदा है, बॉन्ड भी एक तरीके का एफडी होता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड, राइट। तो वो भी तो हर एक एसेट क्लास का ये सारे एसेट क्लासेस हैं, हर एक एसेट क्लास का कुछ ना कुछ फ़ायदा और कुछ ना कुछ नुकसान होगा। एफडी के कुछ फ़ायदे होंगे, कुछ नुकसान होंगे। उसका फ़ायदा ये है कि आपको जब तुरंत पैसे चाहिए वो आपको दे देगा और आपको एक फिक्स्ड रिटर्न देगा साल दर साल, महीना दर महीना, बट उसकी रिटर्न कम होंगी और क्योंकि रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम होगा। तो एफडी के भी कुछ फ़ायदे नुकसान होंगे। वैसे ही गोल्ड भी वैसा ही है, सिल्वर भी वैसा ही। गोल्ड ज्वेलरी के केस में आपको जीएसटी भरना पड़ जाए, आपको मेकिंग चार्जेस भरना पड़ जाए अगर आप गोल्ड खरीदने जाओ। ईटीएफ खरीदने जाओ तो फिजिकल गोल्ड डिलीवरी नहीं होती तो वो जीएसटी और ये नहीं ले लेते हैं, तो आपको राइड करने मिलेगा, एंट्री एग्जिट बहुत आसानी से कर सकते हो, बट उसमें फिजिकल गोल्ड मिलेगा नहीं आपको। वैसे ही सिल्वर के केस में। म्यूचुअल फंड के केस में ऐसा हो सकता है कि आपने अभी एंट्री करी और स्टॉक मार्केट गिर गया तो आपको तुरंत रिटर्न नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा और रुकना पड़ेगा। इंडेक्स फंड भी वैसा है। रियल एस्टेट में आपको बड़ा पैसा लगेगा स्टार्टिंग में, एक साथ बड़ा पैसा आप क्या पता आप जुटा ना पाओ, है ना। और थोड़ा थोड़ा रियल एस्टेट हम ले नहीं सकते। इसमें भी ऑप्शन है, इसमें रीट्स होते हैं, REIT रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बोल के ऑप्शन होता है, बट मैं पर्सनली उसमें सब करता नहीं हूँ, बट मैं बता रहा हूँ। तो ये भी एक ऑप्शन होता है जो आपको छोटे यूनिट्स, बड़े रियल एस्टेट के छोटे छोटे यूनिट्स को भी खरीदने का ऑप्शन देता है ये सब करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे एसेट क्लासेस हैं और आप कंपैरिजन करते रह जाओगे, राइट। आप रियल एस्टेट का वीडियो देखोगे तो आपको आधी वीडियो ऐसी मिल जाएगी जिसमें रियल एस्टेट ख़राब है बताएंगे और आधी वीडियो ऐसे मिलेगी जिसमें रियल एस्टेट अच्छा है बताएंगे। आप गोल्ड के केस में देखोगे तो आधी वीडियोस ऐसी मिलेंगी जो गोल्ड ख़राब है बताएंगी, आधी वीडियोस ऐसी मिलेंगी जो गोल्ड अच्छा है बताएंगी। स्टॉक मार्केट के केस में भी आपको आधी वीडियो ऐसी मिलेंगी कि स्टॉक मार्केट ही सब कुछ सही है, रियल एस्टेट तो ख़राब है, उसमें डालो ही मत। और आपको फिर ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो बोलेंगे रियल एस्टेट तो ख़राब ही है, रियल एस्टेट सबसे अच्छा है, स्टॉक मार्केट में डाल के तुमको क्या मिला। बट अभी चॉइस आपका है ना, आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं और कोई भी रास्ता चुनो उसके फ़ायदे और उसके नुकसान तो आपको लेने ही पड़ेंगे। और क्योंकि आपको मनी गेम खेलना है और आपको पता नहीं कि कौन सा आपको सूट करता है, तो आपको धीरे धीरे हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, खुद से खुद ही समझना पड़ेगा।
स्टॉक मार्केट में दोनों तरफ की वीडियो मिल जाएंगी और आप दोनों तरफ की वीडियो देख के कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई करना क्या है ना। तो आपको ये समझना है कि ये सारे एसेट्स हैं और सारे एसेट्स लॉन्ग टर्म में ऊपर जाएंगे क्योंकि मनी की वैल्यू लॉन्ग टर्म में नीचे जा रही होगी, है ना। कुछ टाइम पे कुछ एसेट्स चलेंगे, कुछ टाइम पे कुछ एसेट्स नहीं चलेंगे। तो जो समझदार इंसान है वो सारी चीज़ों में इन्वेस्टेड होता है। वो एफडी वर्सेस गोल्ड, गोल्ड वर्सेस स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट वर्सेस रियल एस्टेट, रियल एस्टेट वर्सेस इंडेक्स फंड नहीं कर रहा होता है। वो सारी चीज़ों में इन्वेस्टेड होता है और जब जो चीज़ चल जाए वो उसका फ़ायदा निकाल के आगे बढ़ता है जीवन में। ठीक है, तो अपनी रिसर्च खुद करो, एक्सप्लोर करो कि मैं मनी गेम में कहाँ पे खेलना चाहता हूँ। तो आपने बहुत सुना होगा राइट, वो एलोकेशन, एसेट एलोकेशन में सुना होगा वर्ड। तो वो क्या करते हैं कि एफडी में 50% एलोकेट कर देंगे, कोई गोल्ड में 5 से 15% एलोकेट कर देंगे, कोई म्यूचुअल फंड में 20 से 30% एलोकेट कर देगा, कोई रियल एस्टेट में 60% एलोकेट कर देगा, राइट। तो अपने जो पैसे हैं उसको बहुत सारे टुकड़े करके, एक एक टुकड़ा या दो दो टुकड़ा एक पर्टिकुलर एसेट क्लास में लोग डालते हैं। ठीक है, अगर आप कुछ ज़्यादा ही रिस्क लेना चाहते हो तो बिटकॉइन भी एक ऑप्शन है। मैं पर्सनली दूर रहता हूँ बट ये भी एक ऑप्शन है। बहुत हाईली स्पेक्युलेटिव है, जाएगा तो ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा तो नीचे आएगा, बट ये भी एक तरीके का एसेट है जो वेरी मच सिमिलर टू गोल्ड है। लोग बोलते हैं कि बिटकॉइन एक डिजिटल गोल्ड है, तो वो भी लॉन्ग टर्म में ऊपर जाएगा। उसकी सप्लाई लिमिटेड है और डिमांड तो पुश करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं कि डिमांड उसका हमेशा रहे। तो वो भी एक तरीके का एसेट क्लास, नया एसेट क्लास बन चुका है और ये भी ऊपर जाएगा। आपको करना ही है तो उसमें का भी 2% आपका जो पैसा है उसका 2% 3% आप लगा के टेस्ट कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा आपको, आपका रिसर्च करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ अच्छा नहीं है, कोई भी चीज़ बुरा नहीं है, सभी चीज़ के अलग अलग एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं और आप उनको समझ के उसमें धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हो और अपने को, आपको जो चाहिए वो रिटर्न निकालने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।